हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में सेट नंबर 32 को। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर के 31 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी या आई बटन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, एक पेंटिंग को यदि 5% की छूट के बाद 5225 रुपये में बेचा गया तो पेंटिंग का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि पेंटिंग का जो अंकित मूल्य है, कि मार्केट प्राइस, वो है 100 रुपया, ठीक है, जिसमें कि 5% छूट पर। तो 5% कितना हो जाएगा? 100 का 5% हो जाएगा 5, यानी कि माइनस के 5 पर बेचा जा रहा है। तो कितना बेचा जा रहा है? ये बेचा जा रहा है 95 पर, ठीक है। और इसी 95 का जो मान दिया है वो दिया प्रश्न में 5225 रुपया। यहाँ से एक बराबर हो जाएगा 5225 और बाटे में हो जाएगा 95। तो ये कट जाएगा 19 5 95 और ये 5 से कम 5, 0 5 के 20 और ये 5 है 25 और ये कट जाएगा 55 बार में, यानी कि यहाँ से एक का जो मान जाएगा वो आ जाएगा 55 रुपया। तब अंकित मूल्य पूछा है पेंटिंग का, तो पेंटिंग का अंकित मूल्य कितना मान है? 100 रुपया मान है, इसलिए 100 बराबर में हो जाएगा 55 इंटू का 100, यानी कि पेंटिंग का अंकित मूल्य जो है वह है 5500 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 4 4 5 7 6 7 7 12 3 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका बराबर में होता है ठीक बीचों बीच वाली संख्या। पहले इसको हम सजाएंगे बढ़ते क्रम में, तो पहले छोटा हो जाएगा। तो पहले छोटा कितना है सबसे? वह है 3, ठीक है, इनकी 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 4, उसके बाद 5, उसके बाद कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 7 का 3 ठो है, यानी कि 7 7 7 और फिर है कितना? फिर है 12। माध्यिका पूछा है तो माध्यिका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठो संख्या है। तो 4 ठो संख्या कट जाएगा, कि 4 ठो संख्या यहाँ से ये कट गया और 4 ठो संख्या यहाँ से ये कट गया, यानी कि यहाँ से हमारा माध्यिका बराबर में जो आ जाएगा वो हो जाएगा माध्यिका बराबर में 6। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, रानी 1 रुपये में 6 की दर से खिलौना खरीदती है और उन्हें 1 रुपये में 3 की दर से बेचती है, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसको भी बनाया है पिछले वीडियो में। यहाँ से कितना हो जाएगा? ये खरीद रही है 1 रुपये में 6 की दर से, यानी कि सीपी कर रही है 1 रुपये में 6 की दर से, और बेच कितने में रही है? यानी कि एसपी कितना में कर रही है? ये कर रही है 1 रुपये में 3 की दर से। यहाँ केवल इन दोनों का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। इन दोनों का एलसीएम मुझे कितना? 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 बगा 6, यानी कि 1, क्या से कितना हो जाएगा? इसे क्या गुना करेंगे इसमें? तो हो जाएगा सीपी, यानी कि 1, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? एसपी। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और इस 2 को गुना करेंगे इसमें, क्या से हो जाएगा 2, ठीक है। जैसे कितना है? कोई वस्तु खरीद रहा है 1 रुपये में और बेच रहा है 2 रुपये में, यानी कि उसको लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है 1 रुपये का, और किससे लाभ हो रहा है? तो 1 से, और गुने में हो जाएगा 100, यानी कि उसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा 100%। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, √2 प्लस का √3 इंटू का √2 माइनस √3 का मान किसके बराबर होगा? तो ये तो दोस्तों हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी इंटू का a माइनस बी बराबर कितना होता है? ये होता है a² माइनस का b²। a का जगह पर दिया है √2 और b की जगह कितना दिया है? यहाँ पर दिया √3। यहाँ से पूछा है इसका मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा a² माइनस b², यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, यहाँ से भी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, 2 माइनस का 3, यहाँ से हमारा फाइनल हो जाएगा 1। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 15 शर्ट का क्रय मूल्य 10 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? जैसे दिया है 15 शर्ट का क्रय मूल्य, यानी कि 15 सीपी का जो मूल्य दिया है वह दिया है 10 एसपी के बराबर। तो ये हो जाएगा 5 15 और ये 5 दूनी 10। इस एसपी को इधर ट्रांसफर करेंगे और इस 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे। तो ये हो जाएगा सीपी बट्टा में एसपी बराबर में 2 बट्टा में 3। कोई वस्तु खरीद रहा है 2 रुपये में और बेच रहा है 3 रुपये में, इसको प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का, और किससे हो रहा है? तो 200 हो रहा है, गुने का हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 50 दूनी 100, यानी उसका प्रॉफिट हो रहा है 50% का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है,
ए किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और बी इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और इसके बाद एक कार्य छोड़ देता है, तो बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए कितने दिन में कर रहा है? ए कर रहा है 25 दिन में और बी कितने दिन में कर रहा है? बी कर रहा है 20 दिन में। तो टोटल कार्य निकाल देंगे, तो टोटल कार्य हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम। तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 100, ए की क्षमता आ जाएगा 4 और बी की क्षमता आ जाएगा 5। ठीक है, जिसमें कि आगे बोला है कि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। तो 5 दिन काम कराते हैं दोनों को। तो एक दिन में कितना कर रहे हैं? एक कर रहे हैं 4 और 5 9 यूनिट, और 5 दिन करते हैं साथ ही मिलकर। तो 5 दिन कितना करेंगे? ये करेंगे 9 गुने में 5 यानी कि 45 यूनिट। तो 45 यूनिट तक कार्य खत्म हो गया, यहाँ से कर देंगे माइनस के 45 यूनिट। यहाँ से कितना बच जाएगा? यहाँ से बच जाएगा 55 यूनिट। और इसी 55 यूनिट को कौन करेगा? वो करेगा बी, क्योंकि ये तो कार्य छोड़ दे रहा है, तो आगे का कार्य करेगा बी करेगा। यहाँ से एक दिन में बी कर रहा है 5 यूनिट, लेकिन करना कितना है? 55 यूनिट। यहाँ से एक बराबर में हो जाएगा 11 दिन में, इनके शेष कार्य भी जो है वो 11 दिन में समाप्त कर देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ए बी को 10% के लाभ पर एक रेडियो बेचता है और बी इसे 5% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी इसके लिए 462 रुपये का भुगतान करता है तो ए ने इसके लिए कितना रुपया भुगतान किया था? जैसे मान लेते हैं कि ए की राशि जो है ए भुगतान किया था, वह किया था 400 रुपये में। ठीक है, तो फिर क्या आगे बोल रहा है कि ए जो है वो बी को 10% के लाभ पर रेडियो बेचता है, यानी कि बी के लिए कितना हो जाएगा अमूल? ये हो जाएगा 400 का 110%। ठीक है, क्योंकि ए बेच रहा है बी को 10% लाभ लेकर। तो ये जगह 2 जिस 2 कैंसिल आउट और ये 44 बी के लिए किराया मूल्य हो जाएगा 440 रुपया। ठीक है, और फिर यह क्या बोल रहा है कि बी जो है वो इसे 5% के लाभ पर सी को बेच देता है। तो सी के लिए कितना हो जाएगा किराया मूल्य? सी के लिए वो राशि भुगतान हो जाएगा 440 का 105%। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक जो से कि कैंसिल आउट, और ये 105 × 44 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 4620 रुपया। ठीक है, और बॉटम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। तो एक जो से ये कैंसिल हो जाएगा, बस कितना हो जाएगा? सी का भुगतान राशि आ गया 462 रुपया। और प्रश्न में कितना दिया है? यह दिया है सी इसके लिए 462 रुपये का भुगतान करता है, क्योंकि 462 का जो मान दिया है वो दिया है 462 रुपया। बस एक बराबर में हो जाएगा, एक बार कट जाएगा। तो एक के लिए पूछा, एक का कितना मान है? 400 मान है। जैसे 400 बराबर कितना हो जाएगा? 400 बराबर में हो जाएगा 400 रुपये, एक का भुगतान राशि है 400 रुपये। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 1 माइनस का साइन 35 डिग्री इंटू का कॉस 55 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से दिया है कितना? 1 माइनस का साइन 35 डिग्री और इंटू का दिया है कॉस का 55 डिग्री। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर में कितना होता है? यह होता है साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस 55 डिग्री पे लिख सकते हैं हम लोग कॉस 90 माइनस का 35 डिग्री। 90 में से 35 जाएगा तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। ये कितना का हो जाएगा? यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे कितना है? 35 डिग्री है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन का 35 डिग्री। ठीक है, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं साइन का 35 डिग्री। ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन 35 डिग्री और इंटू का हो जाएगा साइन 35 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर 35 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर 35 डिग्री। तो दोस्तों हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो होता है 1। यहाँ से अगर करते हैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा यहाँ पर है, यहाँ पर भी सेम थीटा होना चाहिए। यहाँ से ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 35 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ से हो जाएगा पहला विषम संख्या 1, फिर हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। कितना होगा संख्या? ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। ठीक है, तो विषम संख्या का जो माध्य होता है
विषम संख्या का माध्य वह होता है प्रथम पद प्लस का अंतिम पद और बटे में होता है 2। क्या सोचेगा प्रथम पद कितना है 1 है और अंतिम पद 19 है, 1 + 19 बट्टा में 2 हो जाएगा 20 बट्टा में 2, क्या से माध्य आ जाएगा 10। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। या दोस्तों इसका एक तो सूत्र भी होता है कि प्रथम n विषम संख्या का जो एवरेज होता है वह होता है n ही होता है, ठीक है। और एक तो और होता है प्रथम n सम संख्या का एवरेज जो होता है इनकी माध्य होता है वो होता है n + 1/2 होता है, ठीक है। ये दोस्तों आपको सूत्र याद होना चाहिए और ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जैसे कितना दिया है कि प्रथम 10 विषम संख्या का एवरेज कितना होगा, तब प्रथम 10 विषम संख्या का एवरेज हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे बना सकते हैं और वैसे भी हम लोग बना सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती समीकरण नहीं है, ठीक है। जैसे ऑप्शन ए में कितना दिया है, ऑप्शन ए में जो दिया है वह दिया है x² प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर में x - 2 का होल स्क्वायर। और द्विघात का जो फॉर्मेट होता है वो होता है ax² प्लस का bx और प्लस का c = 0 होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्म में हमको आना चाहिए तभी हम द्विघात समीकरण इसको कर सकते हैं। ऐसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस का 3x प्लस का 1 = a - b का होल स्क्वायर यानी कि a² प्लस का b² और माइनस का हो जाएगा 2ab यानी कि 4x। जैसे x² से x² कट जाएगा। जब द्विघात समीकरण नहीं होगा तो यहीं हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा द्विघाती समीकरण नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है। यहाँ से दोस्तों जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनंत, क्योंकि 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या जो होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, p/q के रूप में। यहाँ से कितना है 5 और 7 के बीच, तो 5 और 7 के बीच कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 5.5 भी आ जाएगा, 5.6 भी आ जाएगा। इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं कि 55 बटा में 10, इसको लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 56 बटा में 10 इनकी अनंत ही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है एक टैंक में ए और बी 2 प्रवेश नलिकाएं हैं जो इसे क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकती है। एक निकासी नलिका सी है जो 8 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकती है। यदि टैंक खाली होने पर सभी तीनों नलिकाएं एक साथ खोली जाती है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो ए और बी जो है वो 2 नल भरने वाले हैं जो कि भर रहे हैं। ए भर रहा है कितने में, ये भर रहा है 12 घंटे में और बी भर रहा है 16 घंटे में। और तीसरा नल सी जो है वो खाली कर रहा है इस टंकी को कितना में, 8 घंटे में। यानी कि ये भरने वाला है तो ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव हो जाएगा, ये खाली करने वाला है। तो कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम जो हो जाएगा इन सभी का, यानी कि टोटल कार्य निकाल देंगे पहले। तो टोटल कार्य हो जाएगा इन सभी का एलसीएम, ये हो जाएगा 48। इन सभी का एलसीएम, ए की क्षमता आ जाएगा 4, बी की क्षमता आ जाएगा 3 और सी की क्षमता आ जाएगा 6, ठीक है। तो बोला है कि एक टंकी में जब तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो जब तीनों नल को एक साथ खोला जाएगा तो कितना टोटल वर्क होगा, ये हो जाएगा 4 और 3 7 भरने वाला और 6 खाली करने वाला। ये टोटल कार्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट भरेगा ये तीनों मिलकर साथ में। जैसे 1 बराबर कितना है, टोटल वर्क करना है 48 यूनिट का। 1 बराबर हो जाएगा 48, यानी कि ये तीनों मिलकर कार्य करेंगे 48 घंटे में, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। यदि इसके पहले 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 तथा अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य 40 है तो इसका 13वां प्रेक्षण का होगा। यहाँ से कितना दिया है, 25 प्रेक्षणों का माध्य जो है 25 प्रेक्षणों का माध्य वो कितना दिया है, वो दिया है 36, ठीक है। इसका योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 36 इंटू का 25, तो ये हो जाएगा 25 छः का 150, 150 का 0 हासिल 15 और 25 3 75, 75 और 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
75 5 80 10 90 यानी कि 900 इसका योग हो जाएगा। ठीक है, 25 प्रेक्षणों का। और आगे कह दिया है कि 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 है, यानी कि 13 प्रेक्षणों का जो माध्य है वह दिया है 32। तो इसका योग कितना हो जाएगा? इसका योग हो जाएगा 32 इंटू का 13, ये हो जाएगा 13 26 के 6 हासिल 2, 13 39 और 2 41 इनकी 416। फिर दिया है अंतिम, ये प्रथम 13 प्रेक्षण का है। ठीक है, और फिर अंतिम 13 प्रेक्षणों का जो एवरेज दिया है वो कितना दिया है? वो दिया है 40। इसका जो कितना हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा 40 इंटू का 13 इनके 13 चौके 52, ये हो जाएगा 520। ठीक है, तो इन दोनों का और जोड़ते हैं, ठीक कितना हो जाएगा? जोड़ने पर ये हो जाएगा 6, 2 और 1 3 और 5 4 9। ठीक है, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा? 13 13 दूनी 26 प्रेक्षण हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है? यहाँ पर है 25 प्रेक्षण, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग 13 प्रेक्षण को 2 बार जोड़ दिए हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 13वां प्रेक्षण, वो हो जाएगा टोटल कितना है जोड़ने पर? 26 को का है 936 और केवल 25 का कितना है? यह है 900। यहाँ से ये हो जाएगा 936 में से 900 जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 13वां प्रेक्षण 36। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है x बराबर में 5 और y बराबर में 2 पर 4x के पावर 4 प्लस का 9y स्क्वायर माइनस का 12x स्क्वायर y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना दिया है? यहाँ से जो दिया है x बराबर में दिया है 5 और y बराबर में दिया है 2 और मान ज्ञात करना है 4x के पावर 4 प्लस का 9y स्क्वायर और माइनस का 12x स्क्वायर y। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का ये 3y का होल स्क्वायर और माइनस के इसको 2 इंटू का 2x स्क्वायर इंटू का 3y इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये जगह 2 दूनी 4 4 3 12 x स्क्वायर y और ये 3y का स्क्वायर यानी कि 3 का 9y स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि 4 x की पावर 4। तो कितना हो जाएगा? ये दोस्तों हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर माइनस का 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कितना दिया? यहाँ से दिया x का मान 5, ये हो जाएगा 2 इंटू का 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 3 इंटू वाई का मान दिया है 2 और इन सभी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 और 3 दूनी 6, तो 50 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 44। ठीक है, तो 44 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 1936। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि एक घन का विकर्ण 10√3 सेंटीमीटर लंबा है तो इसका आयतन कितना होगा? तो घन का विकर्ण कितना होता है? √3a होता है, यानी कि घन का विकर्ण d बराबर हो जाएगा √3a, जिसमें दिया घन का विकर्ण वह दिया है 10√3, क्योंकि 10√3 बराबर में हो जाएगा √3 इंटू का भुजा, तो √3 से √3 कैंसिल आउट, इनके भुजा बराबर यहाँ से आ जाएगा 10। आयतन पूछा है तो वॉल्यूम कितना होता है? घन का वॉल्यूम जो होता है वह होता है भुजा क्यू। ठीक है, 10 की क्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में है। अगला प्रश्न है 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, यदि प्रेक्षण 50 को 150 से बदल दिया जाता है तो नया माध्य क्या होगा? जैसे कितना दिया है? 100 प्रेक्षणों का जो एवरेज दिया है वह दिया है 50, जिसमें क्या गया बोला है कि यदि 50 को 150 में बदल दिया जाता है, यानी कि 50 को 150 में बदल दिया जाता है तो कितना का वृद्धि किया जा रहा है? ये वृद्धि किया जा रहा है 50 + 150 यानी कि 100 का वृद्धि किया जा रहा है ये अंक में। तो एवरेज में कितना वृद्धि किया जाएगा? एवरेज में जो वृद्धि किया जाएगा वह किया जाएगा ऐसे 100 का अंक में वृद्धि किया जा रहा है और टोटल कितना प्रेक्षण है? 100, यानी कि बॉटम हो जाएगा 100, क्योंकि इस 100 का वृद्धि हो जाएगा वो सभी प्रेक्षणों में वृद्धि हो जाएगा, एक कट जाएगा एक बार में। एवरेज कितना वृद्धि हो जाएगा? एवरेज में वृद्धि हो जाएगा 50 से 1 ज़्यादा, यानी कि एवरेज वृद्धि होकर हो जाएगा वो हो जाएगा 51। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे।
अगला प्रश्न है 31 में 2.5 का दशमलव प्रसार कितने के बाद समाप्त होता है। जैसे कितना दिया 31 में 2.5। ठीक है, कैसे दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 10 बैठाएंगे और ये 10 चला जाएगा ऊपर, यानी कि हमारा आ जाएगा 310 बट्टा में 25, ये जाएगा 5 या 25 और ये 5 6 के 30 और ये 5 दूनी 10, ये कितना मिल जाएगा, ये जाएगा 12 5 60 और ये 5 के 20, यानी दशमलव के एक अंक के बाद ये दशमलव प्रसार बंद हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव निरूपण है। ऑप्शन ए में कितना दिया है, ऑप्शन ए में जो दिया है वह दिया है 4 सहित 1 बट्टा में 9, तो कितना हो जाएगा 9 को 36 और 1 37 बट्टा में 9 हो जाएगा। ठीक है, ये जाएगा 9 के 36, 1 9 एकम 9, 1 9 एकम 9, इनकी ये तो शांत नहीं है, ये तो अशांत है, 1 1 1 बढ़ते चला जाएगा, इनकी 1 के पावर रिकरिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी में कितना है, ऑप्शन बी में 2 सहित 1 बट्टा में 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7 बट्टा में 3, तो दूसरा जाएगा 3 दूनी 6, 1 तितरी के 9, 1 तितरी के 9 तितरी के 9, यानी कि यहाँ पर भी 3 का रिकरिंग हो जाएगा, ये भी आसान दशमलव हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो कट जाएगा। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी में 1 सहित 1 बट्टा में 5, ये हो जाएगा 5 और 1 6 बट्टा में 5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एकम 5 1, यानी दशमलव, तो ये 5 दूनी 10, यानी दशमलव शांत जो है वह है 1 सहित 1 बट्टा में 5, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। ऐसे ट्रेन की चाल कितना दिया है, ट्रेन की चाल जो दिया है वह दिया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और लंबाई कितना में, ये सब मीटर में, ऐसे बदलेंगे इसको मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि इसको गुना करना पड़ेगा हमको 5 बट्टा में 18 से, 5 बट्टा में 18 से गुना करेंगे तो ये बदल जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 दूनी 120 और ये 9 दूनी 18 और ये तितरी के 9 और ये 20 तिहाई 60, इनकी 20 5 है 100 बट्टा में 3 मीटर प्रति सेकंड आ गया ट्रेन की चाल। ठीक है, ऐसे ट्रेन की लंबाई कितना है, ट्रेन की लंबाई जो है वो है 800 मीटर। ठीक है, और पुल की लंबाई कितना है, पुल की लंबाई है 1200 मीटर। ऐसे जो हो जाएगा ट्रेन की चाल यानी कि 100 बट्टा में 3 बराबर में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस का पुल की लंबाई, यानी कि हो जाएगा 12 8 20, यानी कि 2000 मीटर और बट्टा में टाइम हो जाएगा यानी कि टी, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 यहाँ से एक कैंसिल आउट और ये तीठा तीठी गुना आ जाएगा, यहाँ से टी बराबर में आ जाएगा 20 तिहाई 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट बराबर में होता है 60 सेकेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है √2 माइनस का √3 का स्क्वायर यह एक कैसी संख्या है। यहाँ से दिया है √2 माइनस का √3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस का b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और ये हो जाएगा माइनस का 2ab, यानी कि 2 इंटू का √2 इंटू का √3 यानी कि √6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 2 5 माइनस का 2√6, ये कैसी संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि x बराबर में √3 प्लस का √2 है तो x स्क्वायर प्लस का 1 बट्टा में x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। जैसे x का मान कितना दिया है, x का जो मान दिया है x बराबर में √3 प्लस का √2 दिया है, तो हमसे पूछा गया है कि x स्क्वायर प्लस का 1 बट्टा में x स्क्वायर का मान कितना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको 1 बट्टा में x को मान ज्ञात करना होगा। जैसे अगर करते हैं 1 बट्टा में x, तो ये कितना हो जाएगा 1 बट्टा में √3 प्लस का √2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हर पर में करण करते हैं तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस का √2 और यहाँ पर ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, ये 3 2 1, यानी कि यहाँ से हमारा फाइनली आ जाएगा √3 माइनस का √2, यानी कि यहाँ से हमारा कितना आ गया, यहाँ से हमारा आ गया x प्लस का 1 बट्टा में x का मान हो जाएगा, यह हो जाएगा
√3 प्लस का √2 और ये हो जाएगा प्लस का √3 माइनस का √2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस का √2 और ये प्लस का √2 कैंसिल आउट, यानी क्या समझ आ जाएगा x प्लस का 1/, में x का मान वो आ जाएगा 2√3। ठीक है, तो पूछा गया x² प्लस का 1/, में x², कैसे हो जाएगा x² प्लस का 1/, में x² इक्वल टू हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि x प्लस 1/, में x बराबर यदि a दिया रहेगा, a कोई भी संख्या हो सकता है, तो x² प्लस का 1/, में x² का जो मान होता है डायरेक्ट वो होता है a² माइनस का 2 होता है। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि 2√3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 माइनस का 2, यानी कि आंसर आ जाएगा 10। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि दो बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाइयां क्रमशः 5:3 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर में जो होता है वह होता है πr² एच। तो कितना हो जाएगा आयतन, ये हो जाएगा आयतनों का अनुपात πr1² इंटू का h1 और बाटा में हो जाएगा πr2² इंटू का h2। ठीक है, जैसे ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा r1²। तो r1 कितना दिया है, यह दिया है 2, यानी कि 2² 4 इंटू h1 कितना दिया है, यह दिया है 5, यानी कि गुने का 5 और बाटे में हो जाएगा r2 कितना दिया, यह दिया है 3, यानी कि 3² 9 इंटू का h2 कितना दिया, यह दिया है 3। ये हो जाएगा 5 के 20 बाटा में 9 तिया 27, यहाँ से अनुपात हो जाएगा आयतनों का, वह हो जाएगा 20:27। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे, ये आयतनों का अनुपात है। अगला प्रश्न है, यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे कितना है, यानी कि एसपी, यानी कि एसपी बराबर में 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 11 रुपये का। सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 33 माइनस का 11, यानी कि 22 सीपी हो जाएगा। तभी अगर 22 सीपी होगा और बेचेगा 33 में, तो उसका लाभ होगा 11 रुपये का। तब पूछा इसका प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर में होता है लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। तो हो जाएगा लाभ कितना है, 11 इंटू का 100 बटा में हो जाएगा क्रय मूल्य, यानी कि 22। तो हो जाएगा 11 दूनी 22 और ये 50 दूनी 100, यानी कि उसका प्रॉफिट हो रहा है 50% की। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, अंडर रूट का 1.69 प्लस का अंडर रूट का 0.49 गुने का अंडर रूट का 400 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है अंडर रूट का 1.69 इंटू का दिया है, सॉरी प्लस का दिया है अंडर रूट का 0.49 और गुने का कितना दिया, यह दिया है अंडर रूट का 400। ऐसे 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। इसका मान जो आ गया वो आ गया 20, और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट का 169 और बट्टे में 100, या कि दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में उतने अंक का 0 बैठाएंगे, और यह हो जाएगा प्लस का अंडर रूट का 49 और बट्टे में यहाँ पर भी हो जाएगा 100। ठीक है, और ये गुने में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो 169 का वर्गमूल कितना होता है, ये होता है 13, और 100 का वर्गमूल 10, यानी कि 13 बटा में 10, और ये हो जाएगा प्लस का 49 का वर्गमूल 7 और 100 का वर्गमूल 10, और ये हो जाएगा गुने का 20, यहाँ से 10 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 7 20, और ये हो जाएगा इंटू का 20, ये कर जाएगा 1 2 से 1 0, और ये 20 दूनी 40। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि tan 2 थीटा बराबर में cot थीटा प्लस का 6 डिग्री है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि tan 2 थीटा इक्वल टू cot थीटा प्लस का 6 डिग्री। ठीक है, यहाँ से दिया रहेगा tan थीटा बराबर में cot थीटा, तो इन दोनों थीटाओं का योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। ये हो जाएगा कितना, 2 थीटा
प्लस का थीटा प्लस का 6 इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे होगा 2 थीटा और 1 थीटा 3 थीटा और ये प्लस का 6 इक्वल टू 90 डिग्री। तो 6 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा ना माइनस का, क्योंकि 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस का 6 यानी कि 84 डिग्री। यहाँ से थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 8 3 के 24 यानी कि 28 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। और ये दोस्तों आप लोग सोचिएगा कि 2 थीटा प्लस का 6 डिग्री कहाँ से आ गया 90 डिग्री। तो ये दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं tan 2 थीटा को cot 90 माइनस का 2 थीटा, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ठीक है, यहाँ से ऐसे कट कट जाएगा, ऐसे 90 माइनस का 2 थीटा और ये हो जाएगा बराबर का थीटा प्लस का 6 डिग्री। तो 2 थीटा को उधर ट्रांसफर मारेंगे तो हो जाएगा 3 थीटा प्लस का 6 डिग्री बराबर में हो जाएगा 90 डिग्री। तो वो सब ऐसा प्रोसेस हो जाएगा। इसको ऐसा ना करके डायरेक्ट हमें यहाँ पर ऐसा बना दिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है √8 प्लस का √18 का मान ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है √8 तो √8 को लिख सकते हैं हम लोग 2√2 और प्लस का √18 है तो √18 को लिख सकते हैं 3√2। तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस का 3√2 यानी कि 5√2। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 4√6 और 3√24 का गुणनफल कितना होगा, इनकी कौन सी संख्या होगा। जैसे कितना है √6 और है 3√24। तो 3√24 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू का √24 को लिख सकते कितना 6√4। तो 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये हो जाएगा 3 गुने में 2 √6। तो ये 3 दूनी 6√6 और यहाँ पे कितना है 4√6 है। तो इनका अगर गुणनफल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4√6 इंटू का 6√6। तो ये हो जाएगा 6 चौक का 24 और √6 इंटू √6 यानी कि 6। तो ये हो जाएगा 24 इंटू का 6। कैसे ये हो जाएगा 6 चौक 24 के 4, 2 6 12 2 14 यानी कि यह एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है शांत दशमलव हमेशा क्या होता है। तो शांत दशमलव जो होता है वो हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। तो दोस्तों आज इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते कि परिमेय संख्या जो है कोई वह 1/2 है। इसको 1/2 नहीं मानते, इसको मान लेते हैं कि यह है 1/4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 दूनी 8 2 4 5 20 0.25 हो जाएगा। ये जो कि है एक शांत दशमलव। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि a अनुपात b बराबर में 2:3 और b अनुपात c बराबर में 4:5 है तो c अनुपात a कितना होगा। जैसे कितना है a अनुपात b बराबर में दिया है 2:3 और b अनुपात c कितना दिया है, b अनुपात c बराबर में दिया है या 4:5। ऐसे बतलाए थे पिछले ही वीडियो क्लास में कि a अनुपात यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि a अनुपात c बराबर में कितना आ जाएगा, इस 3 का गुना 5 से और इस 2 का गुना 4 से, यानी कि ये हो जाएगा 4 दूनी 8 अनुपात का 3 5 6 15। लेकिन यहाँ से ये नहीं पूछा है कि a अनुपात c, यहाँ से पूछा है कि c अनुपात a। तो c अनुपात a कितना हो जाएगा, प्लॉट देंगे, ये हो जाएगा 15:8। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 8 वर्षों में सुभाष की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो कितने वर्षों में सुभाष की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 8 वर्षों में सुभाष की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि सुभाष की जो आयु है, सुभाष की वर्तमान आयु वो है 1। तो 8 वर्षों में यानी कि 8 वर्ष के पश्चात ये हो जाएगा x प्लस का 8, ये हो जाएगा कितना, वो उसकी वर्तमान आयु का 3 गुना यानी कि 3x हो जा रहा है। तो x इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 8 बराबर में 3x माइनस का x यानी कि 2x। ये कर जाएगा 4 बार में, x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4। तो क्या बोला है, बोला है कि कितने वर्षों में सुभाष की आयु उसकी वर्तमान आयु का 5 गुना हो जाएगा। ऐसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी कि कितने वर्षों के बाद वो वर्तमान आयु का 5 गुना यानी कि 20 वर्ष का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 4 वर्ष के वर्तमान आयु है और ये 16 वर्ष के बाद 20 वर्ष का हो जाएगा। यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 वर्ष के बाद सुभाष जो है वो अपने आय का 5 गुना हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है साक्षी ने अपनी 15 दिन की इंटर्नशिप के दौरान फ्रंट डेस्क पर नीचे दी गई संख्या में ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की।
यहाँ पे कोई संख्या है और ऊपर दिए गए आंकड़ों के बहुलक और माध्यिका का औसत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे बहुलक ज्ञात कर लेंगे। तो पहले इन सभी संख्या को हम लोग बढ़ते क्रम दर्शा लेंगे, क्योंकि यहाँ से माध्यिका ही पूछा है तो माध्यिका यहाँ से निकालना होगा। जैसे कितना है, पहले सबसे छोटा जो है वो है 6, उसके बाद कितना है, उसके बाद है 12, फिर कितना है 13, उसके बाद 16 है तो 16 दो ठो है तो 16 दो ठो हो जाएगा। उसके बाद कितना है, उसके बाद है 17, तो 17 कितना है, 1 2 3 4 बार है 17, तो 1 2 3 4 बार 17 हो जाएगा। फिर कितना है, फिर है 18, उसके बाद कितना है, उसके बाद है 20, फिर इसके बाद कितना है, इसके बाद है 28, फिर इसके बाद कितना है, इसके बाद जो है सॉरी यहाँ पर पहले 24 होगा, क्योंकि उसके पहले छोटा 24 है, यह हो जाएगा 24, उसके बाद है 28, उसके बाद कितना है, उसके बाद है 32, फिर कितना है 45। ठीक है, यहाँ से बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, बहुलक जो होता है वो दी गई आंकड़ों में जितना बार मतलब कि अत्यधिक बार जो रिपीट किया हुआ संख्या होता है वही हो जाता है बहुलक। तो बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, सबसे अधिक बार कौन रिपीट किया है, वो किया है 17, क्योंकि यहाँ से बहुलक बराबर में हो जाएगा 17। और क्या पूछा है, अब पूछा है कि माध्यिका, माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बीचों बीच वाली संख्या। ठीक है, तो कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 को है, यानी कि ये 7 संख्या कट जाएगा। ऐसे ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से ये संख्या कट जाएगा और यहाँ से ये 7 संख्या कट जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ से हमारा माध्यिका कितना आ गया, ये आ गया 17। तो इन दोनों का पूछा है एवरेज यानी कि औसत पूछा है, तो एवरेज निकाल देंगे। एवरेज बराबर में होता है टोटल परिणामों का योग बटा में होता है टोटल परिणामों की संख्या। 17 प्लस का 17 और बटे में हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, ये होगा 34 बटा में 2, यानी कि इसका एवरेज रह जाएगा 17। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ज़्यादा इसको शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास में यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।